नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 का बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राकृतिक खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा। इस बजट में उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। सीतारमण ने कहा कि प्राकृतिक खेती को इस बजट से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किसानों को हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल शुरू होगा। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कृषि वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा और 2,37 करोड़ रुपए उनके एमएसपी मूल्य का सीधा सीधा भुगतान होगा। तो ये खेती का बजट है और किसानों को हाईटेक बनाने की बात इसमें कही गई है। ट्रिपल पी मोड को लेकर के बात कही गई है। अब देखना यह है कि ये बजट कितना बेहतरीन है किसानों के लिए, क्या कुछ इससे फायदा होने वाला है, कौन सी वो चीजें हैं जो किसानों के लिए सस्ती होंगी और क्या कुछ इसमें किसानों के लिए खास होगा। तो ये किसानों का स्पेशल बजट पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों से हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसानों को हाईटेक बनाने को लेकर बात कही गई है। खास करके जो गंगा वाला क्षेत्र है उसको लेकर के भी साफ तौर पर इसमें घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, जिससे किसानों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें धरातल पर कैसे उतरेंगी, कितना वक्त इनको लगेगा आउटपुट देने में, तो वो एक बड़ा सवाल रहेगा। उसके अलावा और भी हम जानेंगे कि किस तरह से किसानों को सुविधाएं देने की इस बजट में कोशिश की गई है, कितना लोक लुभावन ये बजट रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख बीजेपी से, अश्विनी हांडा कांग्रेस से और राहुल राज किसान नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल राहुल राज आपसे है। आप किसान नेता हैं, किसानों का बजट इसे कहा गया है, खेती को लेकर तमाम बातें इसमें कही गई हैं। किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न खेती का है, आपने कहा कि 2,37 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 2,37 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जाएगा। 1.63 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। 12,08 लाख मैट्रिक टन खरीदी होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2021-22 का ये आंकड़ा है जो उन्होंने स्पीच में कहा है कि ऐसा हम करेंगे। तो पिछले साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वो इनसे ज्यादा थे। 1286 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य था। 1.97 करोड़ किसानों को उसका लाभ मिला था और जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो 2.48 लाख करोड़ था। तो एक तो आपने सारी चीजें घटा दी, फिर आप कह रहे हैं कि साहब अमृतकाल चल रहा है। जो सब्सिडियों की उम्मीद किसानों को थी कि आप उर्वरकों की रेट कम करेंगे, एमएसपी बढ़ाने की कोई बात होगी, गन्ने की रेट बढ़ाने की बात होगी, एमएसपी गारंटी कानून या एमएसपी को एक कानूनी जामा कैसे पहनाया जाए इस पर बात होगी, बिजली का बिल किसान का जो है वो सस्ता कैसे करा जाए इस पर बात होगी। तो ये सारी बातें जो है वो इस बजट में नहीं दिखी। ये 2022 का वर्ष चल रहा है। 2022 में बात हुई थी किसानों की आय दोगुनी करने की, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो हुई नहीं है। आज माहौल ये है कि पढ़ा लिखा किसान, जो किसानों के बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो बेरोजगार बैठे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले आज अपने ही बजट में 63 लाख रोजगार की बात करने लगे। यानी 7 वर्षों में 14 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी वो तो अलग चले गए, और अब जो बच्चे हैं जिनको रोजगार चाहिए उनकी आपने खुद ही कटौती कर दी 63 लाख। आम आदमी भी, भाई हम लोग भी जो पढ़ लिख के हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं शहर में, वो भी नौकरी पेशा लोग होते हैं, उन्हें भी उम्मीद थी टैक्स में कोई राहत मिलेगी, वो भी नहीं मिली है।
तो चौतरफा मार किसान परिवार पे पड़ी है। किसानों को कोई राहत नहीं है। ये बस कह देने से कि ये 25 साल जो आगे 25 साल का रोड मैप है, यानी मतलब हमसे आप 1 साल का हिसाब मत मांगिए, अब हम 25 साल तक इंतजार करें कि इनके 25 साल में क्या क्रियान्वयन करेंगे। सारे सरकारी उपक्रम ये बेच रहे हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हालात देश के ये हैं कि ये खुद बोलते हैं कि इस देश की 80% आबादी को ये राशन दे रहे हैं, यानी गरीबी की इंतहा है कि 80% जो इस देश की आम आवाम है वो सरकारी राशन पे निर्भर है। ऐसे में अगर आप ये कहो कि अमृतकाल चल रहा है तो ये आपको विचार करना चाहिए किस प्रकार का अमृतकाल। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ गुलरेज शेख जी से कि नई बातों से हिंदुस्तान के लोगों की ना जो मेमोरी है बड़ी कमजोर होती है। नेताओं को पता होता है कि नया कुछ ऐसा लच्छेदार भाषण फेंक दो कि पुरानी बात चली जाए। तो पिछले साल के जो बजट थे या पिछले 3 साल के बजट उठा लो, उनमें जो घोषणाएं हुई थी उनका क्रियान्वयन क्या हुआ है? स्मार्ट सिटी तो दिखती नहीं है गुलरेज शेख जी। और किसानों के संदर्भ में पूछूं तो बैम्बू ग्रीन मिशन में 4000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? कहाँ है बैम्बू ग्रीन मिशन? ग्रीन कॉरिडोर्स की बात पहले भी हुई है, कहाँ है वो ग्रीन कॉरिडोर्स? अब एक नई बात कर दी साहब, एग्री स्टार्टअप आएंगे, खेती किसानी को हाईटेक किया जाएगा। आज मैंने एक शब्द सुना कि भाई आधुनिक किया जाएगा। तो गुलरेज शेख जी ये तो बताएंगे, मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, 2020 का फसल बीमा नहीं आया, आजकल पेटीएम से पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। ये तो हाईटेक की स्थिति है। किसान का पैसा, किसान की वाजिब मांगे, किसान के वाजिब दाम वो उस तक पहुंचाने के बजाय केवल एक नया जुमला फेंक देना कि खेती किसानी को आधुनिक करेंगे, खेती किसानी के एग्री स्टार्टअप लाएंगे। अरे साहब, जो मूलभूत बातें हैं कि हमें हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, जिन चीजों पे हमें सब्सिडी की दरकार है वो सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिजली का बिल सस्ता होना चाहिए, खाद बीज इत्यादि के रेट कम होने चाहिए, हमारी लागत कम हो, हमारा मुनाफा बढ़े, इस ओर ध्यान देना चाहिए साहब। इस ओर तो कोई ध्यान नहीं है। बस नई बात कर दो कि स्टार्टअप आ जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा, फलाना योजना, ठिकाना योजना। तो ये योजनाओं की घोषणा से किसान का पेट नहीं भरता है साहब। किसान आज भी वहीं खड़ा है जो पिछले वर्ष खड़ा था और उससे पिछले वर्ष खड़ा था। इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसानों को लगे। और हाँ, अब ये कहेंगे कि साहब हमने कृषि विद्यालयों में नए पाठ्यक्रम जोड़ने की। एंकर महोदय, आप ये सोचिए, नए पाठ्यक्रम की बात तो उसी दिन से चालू हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा जीरो बजट फार्मिंग। जो किसान आदिकाल से, आदिवासी हमारे सबसे प्राचीन किसान हैं, आदिकाल से जो लोग प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, उनको एकाएक ये कहा जाए कि साहब हम आपको प्राकृतिक खेती बताएंगे, तो उनको तो वो पहले से ही आता है। जो किसान उर्वरक की खेती करता है उसका उत्पादन जो है, अगर वो जैविक करने लगे, उसके उत्पादन में जो अंतर आता है, उस अंतर को पाटने के लिए उसको क्या सब्सिडी दी जाएगी, क्या राहत दी जाएगी जिससे उसका पारिवारिक बजट ना बिगड़े, उसकी आमदनी कम ना हो और देश का उत्पादन कम ना हो। इस बात पे विषय पे चर्चा होनी चाहिए। किसानों को राहत देने के बजाय बस एक एक नई नई चीज लाते जाओ। पिछली बार ला दो कि साहब जीरो बजट खेती, इस बार के जीरो बजट खेती के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। गुलरेज शेख जी तो ये बताएं कि जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उनमें जो खाली पोस्ट पड़ी है उनमें टीचरों की भर्ती कब होगी? पढ़ाने वाले मास्टर तो है नहीं और आप कह रहे हैं कि नया सिलेबस इंक्लूड कर देंगे। तो एंकर महोदय, कुल मिला के ये है कि यानी कि राहुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किताब वही है, कवर बदल दिया बस। भाई साहब, बिल्कुल एक लाइन में आपने जस्टिफाई कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं। गुलरेज जी, राहुल जी जो बात कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल सेंस, न्यू सेंस के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, उसका भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर विचार का हम अभिवादन करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो किसान के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। जो हम अंग्रेजी की कहावत है उसको हिंदी में बोल रहा हूँ कि एक होता है कि मछली पकड़ के देना खाने के लिए और दूसरा होता है मछली पकड़कर सिखाना। तो ये सरकार दोनों प्रति एक साथ कर रही है। जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि करने की बात हो या फिर एमएसपी में प्रोक्यूरमेंट का जाल जो है उसमें विस्तार करने का काम हो, वो जो काम है वो मछली पकड़ने वाली बात है। और पकड़ना सिखाने वाली बात क्या है कि अब ड्रोन से लेकर इससे अभी यदि किसान खेती करता है, ड्रोन से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, यदि वो हाईटेक खेती करता है, उसके जो बीज है वो अच्छी वैरायटी के बीज है, यदि वो अपने सॉइल की टेस्टिंग ढंग से करके उसमें कितनी मात्रा में क्या डालना है वो करता है, तो इसको कहेंगे कि उसको मछली पकड़ना सिखा
दिखाना। और मेरे भाई ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीजों को डॉज कर दिया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को इन्होंने डॉज कर दिया। वो किसके लिए है? वो किसानों के लिए है, ताकि उनको जो है खेती का पानी मिले, पीने का पानी मिले, उनको बिजली मुहैया हो सके। 5-5 नदियों को थ्रू आउट द कंट्री जो लिंक करने का प्रोजेक्ट है, वो किसके लिए है? वो हमारे कृषकों के लिए है। तो किसानों के लिए ये सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। 2022 से हमने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करनी है, और इसी के लिए हम कानून भी लाए थे। अब वो दुर्भाग्यवश जो कुछ भी हुआ, वो कानून भी इसीलिए लाए गए थे ताकि कृषि को इंडस्ट्रियल स्केल पे करा जा सके और किसान को एमएसपी नहीं, मैक्सिमम सेल प्राइस मिले। जी हेलो जी 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 अश्विनी जी, जी तमाम बातें आपने सुनी। राहुल राज ने क्या कुछ कहा, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि शायद अगर उन चीजों पर ध्यान दें तो किसानों के लिए फायदेमंद हो। कुछ बातें ऐसी कही गई जो रिकॉर्डेड है, रिपीटेड है, पुरानी बातें हैं और उन्हीं बातों को थोड़ा सा पॉलिश करके दोहराया गया है। तो वहीं गुलरेज जी ने केन बेतवा को लेकर के भी एक बात कही, एक बड़ी परियोजना जिससे एक बड़े क्षेत्र को फायदा होने की भी बात है, और ये शायद किसानों के लिए अच्छा भी हो सकता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप विपक्ष की पार्टी भी हैं, लेकिन उसके अलावा किसानों को लेकर ये बजट कितना अच्छा है, क्या कुछ इसमें कमियां हैं? देखिए अवस्थी जी, सारी बात राहुल भाई जो हमारे किसान नेता हैं उन्होंने बता दी आपको। और किसानों के ऊपर ना बोलता हुआ मैं आपको सारा विस्तार में बताता हूं कि इस बजट में आखिर है क्या। वह लोग जो इस बार के बजट के बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, वह वो लोग थे जो नौकरी पेशा हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो पुअर डिप्रीव्ड हैं, यूथ है और फार्मर और एमएसएमई सेक्टर थे। ये सारे लोग जो थे भारत सरकार से ये अपेक्षा कर रहे थे, खासकर फाइनेंस मिनिस्टर से, कि वो आके कोविड पैंडेमिक के बाद कुछ उनको राहत देने की बात करेंगी और कुछ नया जो है वो उनके लिए राहत लेके आएंगी। लेकिन आपने जैसा देखा है कि डिजिटल कर दिया गया है, अब तो वो कवर भी हटा के अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है कि ईमेल पे ही सारा होगा। लेकिन अगर जमीनी सतह पे देखा जाए तो वो नई बोतल में वही पुरानी वाली चीजें हैं, कोई नई चीज निकल के नहीं आई है। और देश की हालत जिस प्रकार से बद से बदतर होती जा रही है, गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर और गरीब के बीच में खाई जिस तरीके से बढ़ी है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से देश बढ़ रहा है। अब आपको यह बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में आज सिचुएशन ये है कि अमीर जितने भी वर्ल्ड के गिने चुने अमीर हैं, वो ये सरकारों को बोल रहे हैं कि आप हमसे टैक्स लीजिए, वहां वो वॉलंटरी टैक्स पे करने को तैयार है। लेकिन विडंबना यह है कि चाहे भारत की सरकार हो या विश्व के लोग हों, वो उनसे टैक्स वसूल करना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों को इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो कि वो खुद ही ये कबूल कर रहे हैं कि हम अगर हमें टैक्स लगाया जाता है सरकारों की तरफ से, तो आने वाले दिनों में मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि भारत की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 3 लाख हजार करोड़ है। वो आप अगले 5 वर्षों में जो है वो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उन पूंजीपतियों पे 2% से लेकर 10% तक टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत ऑटोमेटिकली गरीब और अमीर की खाई जो है वो उस टैक्स के रूप में, आए हुए कर के रूप में हम उनको भर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। और आपने जैसा देखा है कि यूथ जो था, अब मैं टेक्सटाइल की बात करूंगा, जो यूथ की सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और 2016 में जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की 6000 करोड़ पैकेज की, और उसके बाद ये कहा गया कि इसमें सालाना जो है वो 2 करोड़ रोजगार का जो है वो दिया जाएगा। लेकिन 2019 आते आते जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनका नाम था मंत्री दर्शना जारदोस, लोकसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया था 2021 में कि 10,000
83 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया जाएगा। और विडंबना ये है कि अब हालत आप देख रहे हैं, खासकर गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, वहां से जो टेक्सटाइल की मिलें थी वो लगभग जो है वो बंद हो चुकी हैं। वो बेचारे गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि वो उनको राहत दी जाए, टैक्स के रूप में उनकी मदद की जाए पैकेज देकर, ताकि वो अपना रोजगार फिर वापस खड़ा कर सकें। लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया है जो लोग ये अपेक्षा करते थे कि इस जो फाइनेंस बजट के अंदर कुछ ना कुछ उन लोगों को राहत मिलेगी। ये सब का सब जो है भारत सरकार अगर पास्ट पूछो तो फ्यूचर बताएगी, फ्यूचर पूछो तो पास्ट बताएगी, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं बताएगी। इन्होंने ही वादा किया था किसानों के साथ कि पिछले 2014 में जब इन्होंने सरकार बनाई तो कि किसानों की आमदन जो है दुगनी हो जाएगी। मुझे बताइए कि कितने किसानों की आपने आमदन दुगनी की? आज भारत इस हालात में खड़ा हो गया है कि इनके पास घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। कभी ये 6000 करोड़ पैकेज बोलते हैं, कभी 10,083 करोड़ का पैकेज बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बताते हैं, वो जो कि टीवी चैनलों पे अच्छे लगते हैं। आम लोगों के जो जीवन में कोई बदलाव लाने की इसमें मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई बदलाव ला पाएंगे। राहुल जी, केन बेतवा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर सरकार बताना चाह रही है, बताने का प्रयास कर रही है कि एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए इसे काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। क्या किसानों की जो नाराजगी है वो इस एक प्रोजेक्ट से दूर की जा सकती है? क्योंकि इससे पहले जो तमाम बातें की जा रही थी, चर्चाएं की जा रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो कृषि से संबंधित जो संसाधन है, वाहन है, यंत्र है, उनको सस्ता किया जाएगा या उनमें किसी तरह की कोई छूट दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। देखिए, सिंचाई परियोजना जितनी भी इस देश में आती है, किसान उसका सहृदय स्वीकार करता है और सहृदय उनका स्वागत भी करता है। सिंचाई बढ़ेगी, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, किसान को लाभ होगा, इसमें कोई मना कहाँ करता है। कभी किसी किसान ने कहा है कि साहब सिंचाई के लिए मुझे पानी मिल रहा है तो वो योजना बेकार है। लेकिन केवल ये कह देने से कि साहब हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो किसानों की सिंचाई बढ़ेगी, रकबा बढ़ेगा, तो हम उन बात को भूल जाएं कि हमें हमारा दाम नहीं मिल रहा है। हम उन बात को भूल जाएं कि कृषि यंत्रों पर हमें सब्सिडी और चाहिए थी। हम उस बात को भूल जाएं कि ट्रैक्टर पे जो जीएसटी लग रहा है उसको बंद करना चाहिए। हम उस बात को भूल जाएं कि लोहे से जितने भी हमारे दुक्की, पंजर, फावड़ा और कृषि यंत्र बनते हैं, उन कृषि यंत्रों में हमें जो नुकसान हो रहा है, जो उनके दाम बढ़ रहे हैं, वो कम होने चाहिए। तो ये सब तो कोई बात नहीं हुई ना कि और मैं गुलरेज शेख जी को ये बता दूं कि जब से देश आजाद हुआ है, खेती तो प्राचीन काल से चल रही है। ये तो हर सरकार प्रयास करती है कि सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए। मेहनत किसान करता है, अपनी उपज उगाता है, लेकिन उसका क्रेडिट शेयर कौन लेता है? कृषि कर्मण अवार्ड प्रदेशों के मुख्यमंत्री लेते फिरते हैं। छाती ठोक के लोग संसद में ये कहने लगते हैं हम इतने लाख करोड़ खरीदेंगे। आप एक बार डिवाइड करके तो देख लो गुलरेज शेख जी कि एक किसान को जब 1.63 करोड़ किसान का भाग आप 2.36 लाख करोड़ में दोगे तो एक किसान को कितना पैसा मिल रहा है? ये चीजें आप कोई नहीं बोलते ना। बड़ी बड़ी बातें करने से एक आंकड़ा अप्रॉक्स मेजरमेंट में कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंकर महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाएं देश में पहले भी रही हैं और बड़ी परियोजना लाने के लिए सहृदय हम इनका धन्यवाद देते हैं कि भाई और भी अच्छी परियोजनाएं आए, देश सिंचित हो। सब चाहते हैं पीने के पास जल की व्यवस्था हो। जल संचय एक ग्लोबल वार्मिंग और जल संचय एनवायरमेंट का बहुत बड़ा विषय है, इस पे काम होना चाहिए। हम मानते हैं, अच्छी चीज को हम स्वीकार भी करते हैं। अब इन्होंने कहा ड्रोन से छिड़काव होगा। मध्यम वर्गीय किसान, मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब आंदोलन चला तो भी कहते थे कि साहब बड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुझे छोटे किसानों की चिंता है। तो मैं गुलरेज शेख जी से पूछता हूँ, कैसे अफोर्ड करेगा वो? ड्रोन से सिंचाई करने की बात कर रहे हैं, ऊपर से छिड़काव करने की बात है। गुलरेज शेख जी को मैं बता दूं, आज भी जो 100 एकड़ के किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, खासकर उद्यमी लोग, उद्योगपति जो जमीन खरीद लेते हैं या 2 नंबर के पैसे से जो नेता जमीन खरीदते हैं या जो अधिकारी भ्रष्टाचार के पैसे से जमीन खरीदते हैं, उनकी भी जमीनों में बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई है, ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है। अपने आप जब लाइट आएगी उसी समय वो पंप चालू हो जाएंगे, मशीन में मिक्स हो जाएगा डीएपी, यूरिया, वो भी छिड़काव हो जाएगा। तो सब है भाई साहब इस देश में, और आप भी और अच्छा ला रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसको खरीदने के लिए मेरी जेब में पैसा तो हो। जब मेरी जेब में पैसा नहीं है ट्रैक्टर में डीजल डलाने के लिए, मेरी जेब में पैसा नहीं है कि जो मैंने उपजा लिया है उसको मैं जाके बेच दूं, और वापस अगर मैं उस दिन मंडी में नहीं बेच पा रहा हूं
तो वापस आने के लिए मेरे को ट्रैक्टर का पैसा देने के लिए हो, और वो व्यवस्था होनी चाहिए ना। जेब में हमारे पैसा रहेगा तो ये सारी चीजें अच्छी हैं कि ड्रोन की व्यवस्था, हाईटेक व्यवस्था, कहां से खरीदेंगे इतने महंगा ड्रोन हम, और कौन सा ड्रोन फ्री में बांट दोगे आप सब्सिडी में। ये तो केवल आप एक नई बात करते हैं जो यथावत है। देखिए, सबसे बढ़िया काम गुलरेज शेख जी ये है, सक्षम को सक्षम बनाना दुनिया चाहती है। मोदी जी एक सशक्त व्यक्ति हैं, स्पष्ट बहुमत की आपकी सरकार है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप गरीब को सक्षम बनाओ। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं गुलरेज शेख जी, इस पैंडेमिक में, इतनी बड़ी महामारी में, इस देश के जो 10% लोग हैं जिनके पास 75% एसेट्स इस देश के हैं, उनका तो जो माल है वो दुगना हो गया, तिगना हो गया। स्विस बैंक में काला धन तिगना दुगना हो गया लोगों का। लेकिन इस देश का गरीब आदमी, आम आदमी, किसान क्या झेल रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, हंगर इंडेक्स में हम आगे जा रहे हैं। तो ये क्या है तरीका है साहब? आप अमीर पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? उनको सब्सिडी रिबेट क्यों देते हैं? उनको उद्योग करने के लिए राहत क्यों दे रहे हैं? आप किसान को राहत दीजिए कि साहब देखिए, आपका आज जो यूरिया की जो बोरी आ रही है, जो डीएपी की बोरी आ रही है, इसमें हम 20% एकदम से घटा देते हैं, आपके ट्रैक्टर का जीएसटी हटा देते हैं, बिजली के बिल में आपको 20% छूट जाएगी। ये सारी बातें करिए ना। एमएसपी गारंटी कानून बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, आप दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ये क्यों नहीं कह पाएंगे कि हम एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? चलिए गुलरेज जी, बहुत जल्द किसानों को देश का एमएसपी का कानून दिया जाएगा। गुलरेज जी, जी थोड़ा वक्त कम बचा है हमारे पास, थोड़ा सा। एमएसपी के लिए कमेटी बनने की बात हो चुकी है और बजट में ऐसा कोई कानून बनाने का प्रावधान नहीं होता है, और ना ही आज तक कोई ये रीति रही है कि बजट में कोई कानून की बात की जाए। जहां तो मेरे भाई बोल रहे थे कि ड्रोन से एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लगता है पूरा नहीं सुना था निर्मला जी को। निर्मला जी ने कहा था किसान ड्रोन मतलब वो सस्ता रहेगा, गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी कि उसकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मल ड्रोन के मुकाबले स्लेस्ड रहेंगी। फिर एक और चीज अभी आपने डॉज की है कि जो 400 नई ट्रेन आ रही हैं उसमें वन प्लेटफॉर्म वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, और वन जो प्रोडक्ट है वो क्षेत्र विशेष के किसानों से संबंधित प्रोडक्ट होगा, जिसमें स्पेशल उनको इस चीज के लिए लाभ दिया जाएगा कि किस प्रकार से उनका माल मंडी की तरफ या मार्केट की तरफ उस ट्रेन के माध्यम से उचित दरों पर ट्रांसपोर्ट हो सके, सब्सिडाइज दरों पर ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये भी उसके अंदर रखा गया है। तो आप देखिए ये बजट बेसिकली है ना, सबसे ज्यादा किसी वर्ग को दिया है तो नंबर 1 वो है, वो कृषि प्रधान वर्ग है हमारा, खेती किसानी से जुड़ा किसान है, और नंबर 2 कोई है तो वो एमएसएमई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन बजट को लेकर अभी भी तामझाम चल रहे हैं, खींच चल रही है। दरअसल सत्ता पक्ष इसे बहुत मजबूत बजट बचा रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट कुछ नहीं है, पुरानी किताब है, सिर्फ कवर नया करके और रंगीन करके दे दिया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।